Fine. So we just understood that there are certain different kind of forces which when act towards the center are called as centripetal forces. अभी हमने एग्जांपल लिया अर्थ अराउंड सन, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस उसमें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व होती है. ठीक है, कल दो तरह के क्वेश्चंस करवाए जिसमें कैपिटल एम वाज एट सेंटर एंड स्मॉल एम रिवॉल्व्ड अराउंड इट. सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें दोनों एम मासेस थे एंड दे रिवॉल्व अराउंड द कॉमन सेंटर बिकॉज ऑफ ईच अदर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दोनों एकदम अलग थे. एंड करते करते भी अंडरस्टूड स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है. तो याद आपको फॉर्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर. लैपटॉप का माइक बंद कर दो. अच्छा सर, ठीक है शिखर, थैंक यू. This mass is placed on certain floor, right? इसके ऊपर जो mg फोर्स लगाई है वो किसने लगाई है? किसने लगाई है? कौन से ऑब्जेक्ट ने? अर्थ ने, राइट? तो क्या ये अपने नीचे जो सरफेस है उस सरफेस पे mg फोर्स लगाता है या उस फोर्स को कुछ और बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन. mg फोर्स इसके ऊपर किसने लगाई है? अर्थ ने. एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अगर आप दो आर्म्स, दो पाम्स लेके उनको क्लैप करते हैं ऐसे, तो obviously they exert force on each other. Similar is here. mg has been applied by earth, so it will apply mg on earth only. तो ये चीज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करी, फिर एक बार कर रहा हूं, ध्यान से समझो इसको. नो डाउट, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन वर्टिकली, दैट इज व्हाई जो फोर्स ये सरफेस के ऊपर लगाएगा वो भी mg के इक्वल होगी, बट दैट इज नॉट कॉल्ड mg, राइट? एक बार फिर ध्यान से सुनना. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे हैव टू बी ऑफ सेम नेचर. क्या आप ये बात जानते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है जिसमें आप नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है कुछ ध्यान? बहुत पीछे जाना पड़ेगा. देखिए सुनिए, फोर्सेस चार तरह की होती हैं, जिनमें सबसे वीक फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल. देन कम्स वीक न्यूक्लियर, देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन कम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, राइट? एक बार रिपीट करेंगे जरा मेरे साथ. सबसे वीक फोर्स कौन सी होती है? देन वीक न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, not electrostatic, electromagnetic. It would involve all kind of forces related to charges, whether they are at rest or moving somewhere. And the strongest one is strong nuclear force. And I told you that we would not be discussing any further in 11th standard about weak nuclear forces and strong nuclear forces. वो आप जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत डिस्कशन आएगा. अभी हम दो ही तरह के फोर्सेस पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बिल्कुल सही है. ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कल आपने पढ़ा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और उसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? mg. दैट्स इट. कोई और फॉर्मूला ग्रेविटेशन का है ही नहीं. अब इसका मतलब आप जैसे बेंच के ऊपर बैठे हैं, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूं, तो व्हाटएवर फोर्स इज एक्सर्टेड दैट बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, दैट फोर्स इज नॉट ग्रेविटेशनल, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. Every substance is made up of atoms. Atoms have got electrons and protons. That means electrons have got charged particles. ये charged particles एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जब दो surfaces कांटेक्ट में आते हैं. इसीलिए उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो आई वुड नॉट बी टेकिंग इन मच डिटेल, बट जस्ट ये समझना बहुत जरूरी है कि mg और gmm by r स्क्वायर ही ग्रेविटेशनल के एग्जांपल्स हैं. उसके अलावा आप अपने आसपास जितनी फोर्सेस देख रहे हैं वो सारी की सारी फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत बार कर चुका. अब कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम एक आवाज में आपका आंसर आए. दैट इज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन बेंच, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट एक्सर्टिंग ऑन यू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. When two objects come in contact, the force they exert on each other is called contact force. And what are the two components of contact force? Friction and नॉर्मल रिएक्शन. एग्जैक्टली आपको पता है, जस्ट टेल इट विद कॉन्फिडेंस. जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, और जो टेंजेंशियल होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. सो नाउ लिसन टू मी व्हाट आई वांट टू कन्वे. एक ऑब्जेक्ट है जिसे अपने फ्लोर के ऊपर रखा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने जो फोर्स लगाई दैट इज mg. ठीक है, नो डाउट अगर कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट भी जितनी फोर्स सरफेस के ऊपर लगाएगा वो mg के इक्वल होगी. बट क्या वो एग्जैक्टली mg है? नहीं. दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. mg कैसी फोर्स है? ग्रेविटेशनल, राइट? दैट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स.
दैट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम स्लिपिंग की बात नहीं करें तो आप सिंपली बोल सकते हैं सर दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सो टेक एग्जांपल ऑफ योर्स राइट नाउ। आप कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूं अब तो कोई लेट के क्लास नहीं करता हो, घर पे सब बैठ के कर रहे होंगे। सो इफ यू आर सिटिंग समवेयर देन द सरफेस दैट यू आर सिटिंग ऑन, आपने उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रखी है, उसने भी आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रखी है, राइट? अब आपको कंसीडर करते हैं, दिस इज यू, आपके ऊपर अर्थ ने फोर्स लगाई mg और इस फ्लोर ने फोर्स लगाई नॉर्मल रिएक्शन। There are two forces acting on you which are balancing each other. That's why we say that normal reaction becomes equal to mg. अब मैं मान लीजिए बस आखिरी बार बता रहा हूं आपको, इसके बाद आप मुझे ये मौका नहीं देंगे, राइट? कैन आई हैव अ फेथ इन दैट? वेरी गुड, एक बच्चे का तो है कम से कम, बाकी निकम में कुछ तो सुनेंगे। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर खड़े हैं या बैठे हैं तो आपके ऊपर दो फोर्सेस तो कम से कम लग रही हैं। कौन कौन सी? अर्थ की वजह से ग्रेविटी mg और उस सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, फॉर श्योर। That normal reaction balances mg. That is why net force on you becomes zero, जैसा कि अभी है, इस समय है। Got that? अब याद करो आपने वो क्वेश्चंस किए थे, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ a से एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाती है? m इंटू g प्लस a। और जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है तो कितना होता है? m इंटू g माइनस a। आया कुछ थोड़ा बहुत याद? तो मैंने बताया ना, कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो थोड़े से निकम्मे बस। तो ये n अपवर्ड्स और mg डाउनवर्ड्स है, n बिकम्स इक्वल टू mg। तो फिर एक बार देखिए, अगर आपके ऊपर mg फोर्स अर्थ ने लगाई है तो आप mg फोर्स अर्थ के ऊपर ही लगाएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इक्वली। यानी अर्थ ने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा। जिस सरफेस पे आप खड़े हो उसे अर्थ नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड सरफेस, वहां लगती है नॉर्मल रिएक्शन। गॉट दैट? चलिए वापस आइए उधर। तो कल जो हम पढ़ रहे थे, दिस mg actually is equal to g m by r square if r is the radius। वहां से स्मॉल m कैंसिल हुआ, g came out to be g m by r square। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए जरा, लिखिए शाबाश। मास ऑफ अ प्लैनेट इज double as compared to earth. Mass of a planet is double as compared to earth, whereas the radius is half. Whereas the radius is half. ठीक है? Find acceleration due to gravity. Find acceleration due to gravity on the surface of that planet. Acceleration due to gravity on the surface of that planet. ठीक है? जैसा मैंने आपको हमेशा कहा, when you write or read this statement, try to comprehend it. Yes sir, now I am repeating it. Given that mass, right, mass of a planet is double as compared to Earth and its radius is half as compared to that of Earth, you have to tell what is the acceleration due to gravity on the surface of that planet. अर्थ के सरफेस पे आपको पता है 9.8 होती है, वहां पे आपको बताना कितनी होगी? कितनी? 8 टाइम्स। इज इट? सक्षम, आप सक्षम हैं, राइट? सो ट्राई टू बिहेव दैट वे। देखो बेटा, g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट टू डू? एक प्लैनेट के लिए g की वैल्यू 9.8 है, दैट इज gm बाय r स्क्वायर। They are telling you condition कि दूसरे planet के लिए क्या करना है? Keep g as it is, mass has become twice and radius has become half. r by 2 करेंगे तो r square by 4, that 4 comes in numerator। ये suppose से मैं g dash लिख देता हूँ, g dash becomes equal to this, slow कर ले इसको, g dash becomes equal to this। Now what? 4 to the 8, that means the value has become 8 times 9.8। देखिए कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, so 76.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? आंसर ठीक है? पक्का? हरिप्रिया इसे लिखा मैंने 78। चलो जागते रहो, लिखो, कंप्लीट करो, आगे
आपको एक क्लैरिटी हुई कि मास की वजह से 2 का फैक्टर आ गया और रेडियस साफ करने की वजह से 4 का फैक्टर आ गया, 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स ऑफ 9.8 आपको करना है, दैट कम्स आउट टू बी 78.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर श्योर। फाइंड हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिवन दैट density of a planet is 3 times that of Earth. Density of a planet is 3 times that of Earth, whereas its radius is half. Density is 3 times and the radius is half. What is acceleration due to gravity? What is acceleration due to gravity on the surface of that planet? On the surface of that planet. I hope statement सबने लिख लिए। This question talks about density. Do you have any link जिससे इस expression के अंदर density आ सके? देखो ध्यान से। We know that G is equal to Gm by R square. The question talks about radius, no doubt, but along with this it talks about density. क्या यहाँ पे कहीं density आ सकती है? Very good. Density is mass upon volume. That means mass is volume into density. This is what I expect from you. आप जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हो, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, क्वेश्चन रीड करते हैं तो कॉम्प्रिहेंड करते हो, सोचा करो फॉर्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है नंदेश, हमें क्या चाहिए था? डेंसिटी चाहिए थी। कहां से लेके आए डेंसिटी? मास इज समथिंग जिससे डेंसिटी रिलेट होती है, तो मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। लेट्स गो फॉर दैट। लेके शाबाश। सो जी बिकम्स इक्वल टू कैपिटल जी बाय आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? पृथ्वी स्फीयर की रेडियस आर, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। ठीक है चलिए 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही। वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट बिकम्स 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। डेंसिटी को मैं रो लिख रहा हूं, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बिल्कुल, दैट्स ओके। G by R square as it is, mass becomes volume into density. Volume is 4/3 pi R cube. अब देखिए आगे जरा, यहां पे R square है, यहां पे R cube है, एक R बचा सिर्फ। So 4/3 pi G R rho। जो बच्चे कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस करेंगे उनको ये इस तरीके से क्रैम कर लेना चाहिए ताकि बार बार उन्हें कन्वर्जन ना करना पड़े। 4/3 pi G R rho, राइट। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला याद करें, 4/3 pi G R rho। डन। अब बिफोर आई पुट द वैल्यूज आई कैन सी यहां पे जी की डिपेंडेंस डेंसिटी की फॉर्म में किस तरह से आ रही है। अब इसमें 4/3 पाई और जी ये तो कांस्टेंट है, इनकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज किसकी वजह से आने वाला है? आर और रो की वजह से। बस यूज करते हैं। जो 9.8 है दैट इज से 4/3 पाई लिखते जाए साथ साथ। अर्थ के केस में 9.8 बिकम्स 4/3 पाई जी आर रो, राइट। नाउ for that particular planet G dash becomes equal to, एक बात का प्लीज ध्यान रखिए, जो भी यहां बैठे हैं आपकी नोटबुक में सारा नोटेड होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिसने सारा लिखा ना हो। G dash is equal to 4/3 pi G, रेडियस मैंने क्या बोली है? हाफ, R/2 और डेंसिटी 3 times. So you can see there is an extra factor of 3/2 here. 3/2 times G। क्या आप कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, G क्या था? G मतलब 9.8। I'll write it 9.8। देखिए फिर से 9.8 कितना था? 4/3 पाई जी आर रो, अर्थ के लिए लिखा था आपने। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जब वैल्यूज पुट करी तो बस 3/2 का फैक्टर तो एक्स्ट्रा है। सो 3/2 को मैं यहां फ्रंट में निकाल देता हूं एंड दिस वैल्यू देन बिकम्स 9.8। अब नहीं क्लियर आपको? लविश नहीं क्लियर? नहीं, देखो इधर ध्यान से, ये फैक्टर क्लियर है। वैसे इसमें मैंने R को R/2 लिख दिया, रो को 3 रो लिख दिया, क्योंकि उस प्लेनेट की बात कर रहे हैं। यहां से 3/2 को बाहर निकाल दो तो क्या बचा? 4/3 पाई जी आर रो। अब क्लियर है? ये फैक्टर ये बन गया, पर इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है सबको? गीतांश, नंदेश? सो 3/2
9.8, 2 से कितना हो गया 4.9, मल्टीप्लाई करो 14.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 है ना। होप इट्स क्लियर। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। 1 मार्क में जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर 2 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के पिक किए जाते हैं कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या वेरिएशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे G इज इक्वल टू GM/r² आया, अगर वो क्वेश्चन में मास और रेडियस को इन्वॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में डेंसिटी को इन्वॉल्व किया गया है विच इज नॉट clearly seen in that formula, but it can be brought. How? Because mass depends upon density. तो वो आपने पहले किया, उसके बाद इस तरीके सॉल्व किया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट लिखिए, टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ, टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स सी, टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस तो पता है हमें, लगभग कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अर्थ? 6400, मतलब हम रादर इसको अप्रोक्सीमेट की बजाय एवरेज बोल देते हैं। व्हाई एवरेज? पोल्स के ऊपर रेडियस कम है, इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज्यादा है। सो ऑन एन एवरेज द रेडियस इज डिफाइंड टू बी 6400 किलोमीटर, राइट? लिखिए जरा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो इसे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लिखा जा सकता है। किलोमीटर के 1000 आ गया ना, यहां से 1000 आ गया तो इट बिकम 6.4 10⁶ मीटर। ये चीजें ना वैसे याद करो कि 6400 किलोमीटर होता है विच अल्टीमेटली बिकम 6.4 इंटू 10⁶। डन। हमें क्या फाइंड करना है? अर्थ का मास। कोई फॉर्मूला है आपके पास जिसमें अर्थ के मास के अलावा आपको बाकी सारी चीजें पता हो? अभी जो लिखा था, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। स्मॉल जी इज इक्वल टू GM/r²। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻11। करो फटाफट, अब मेरी वेट ना कीजिए, लिखिए जरा, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is equal to GM/r²। As I always say, stay active, stay active. You are none less than anybody else. G is equal to GM/r²। We want to find M, तो एक हैबिट ये बनाइए कि M को पहले अलग कर लीजिए। M will be G into r² upon capital G। ठीक है, G इधर रखा, स्मॉल g into r² डिवाइडेड बाय, सॉरी M इधर रखा, G into r² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, 9.8, 6.4 10⁶ का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल G इज 6.67 10⁻11। सो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनसे शायद ये डिस्कस नहीं हुआ था, कल एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए कि कैपिटल G की वैल्यू किसने फाइंड की थी? सो इट वाज कैवेंडिश, राइट? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसकी हेल्प से इसने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की थी। एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी, जो कूलम ने किया था, वो कूलम्स लॉ स्टेट करने के लिए बनाया गया था। चलिए अब इधर आ जाइए, टेल मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मास कितना आ रहा है? पावर बता दो सिर्फ, लाइक 10⁻10 10⁻15 10⁻20, कुछ थोड़ा सा आइडिया दो मुझे। करो शाबाश, ट्राई करो। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए 9.8 को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकता हूं, ठीक है। 6.67 है, 6.4 है, 6.67 से एक 6.4 उड़ा दें, समझते देखो यहां स्क्वायर है ना, तो आप लिख सकते हैं एक 6.4 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 6.4, और यहां पर है 6.67, तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो एक हटा देता हूं क्योंकि मैं तो सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए आगे, 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 हो गया, 10⁻12, ये कितना है 10⁻−11, ऊपर जाके +11 हो गया। एग्री? अब देखिए आगे, ये है 10⁻23 + 1 10⁻24, सो 6.4 इंटू 10⁻24 अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो जो अर्थ का मास है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻24 होता है। सही है धनंजय, वेरी गुड। होप इट्स अंडरस्टूड।
तो आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई अर्थ का मास कैसे फाइंड करें। अब अर्थ के लिए कोई वेइंग मशीन तो बनाई नहीं जा सकती। There should be some other way by which we can do it, and that way is we know the value of small g, which is gm by r square. We know capital G is a universal constant. We know the approximate radius, average radius of Earth, so we can put these values and find m. M comes out to be approximately 6 into 10 power 24. ठीक है सबको? Okay. Next लिखिए, write down. To calculate mass of sun. To calculate mass of sun, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकली? वेनी स्मॉल जी को हमने 9.8 कंसिडर कर लिया है। वी हैव कंसिडर्ड इट टू बी 9.8। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, लाइक यू रिलीज सम ऑब्जेक्ट एंड देखना ध्यान से, शी इज आस्किंग कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकली। व्हाट आई कैन डू इज, अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां से सपोज 1 मीटर ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, उस ऑब्जेक्ट के यहां से यहां पहुंचने का टाइम फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, वी कैन consider that g remains constant in this region, and you also know s is equal to half at square, so 1 becomes equal to half g t square. So whatever time we have noted, वो टाइम यहां पुट करेंगे और g की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा g की वैल्यू 9.8 है। रादर आपकी लैब के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया जो g की वैल्यू फाइंड करने के लिए। किसी को पता है लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी हेल्प से g फाइंड करना होता है? आपने एरर में उसका एक क्वेश्चन किया था, सिंपल पेंडुलम। याद करो, t is equal to 2.2 L by G. Find the percentage error in the value of small g. सब सिर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। देखो, एक तो ये है सिंपल तरीका जो आप भी यूज कर सकते हैं, बट द एक्यूरेसी इन फाइंडिंग t इज व्हाट मैटर्स। आपको स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सपोज 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करते हैं। याद करो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन था t is equal to 2.2 of L by G। इसमें पेंडुलम की लेंथ कितनी है वो आप मेजर कर सकते हैं। यहां पे इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नोइंग t and L you can find the value of G. This is the defined experiment for finding the value of G. Got it dear? ठीक है, अभी वापस चलता हूं जो मैं आपको करवा रहा था। वी आर ट्राइंग टू वे सन। बड़ी हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, सन को वे करोगे। कोई तरीका, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें सन के मास को इन्वॉल्व किया जा सके? कल जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ का, उससे क्या करूं? मतलब देखो, एक छोटी सी चीज जो अपने से हर कोई समझ सकता था कि सर कुछ भी हो, अब ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है नंबर 1, नंबर 2 अर्थ और सन के बीच में हम जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो सिर्फ ये लिख सकते हैं, g m1 m2 by r square. So it must be something related to that. But what related to that? That force acts as centripetal on Earth. मैं आपको हिंट देता हूं, फिर आप कोशिश करना। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसका टाइम पीरियड पता है आपको? अर्थ के रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड परीक्षित? हाँ, 24 आवर्स। हाँ, 1 ईयर, बिल्कुल सही है। अर्थ के रोटेशन का टाइम है 24 आवर्स। इट इज द रेवोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इट्स 365 days. Got that? अर्थ का जो रेवोल्यूशन का टाइम है वो 365 डेज है। आप में से किसी को पता है 1 डे में कितनी सेकंड्स होती है? बिल्कुल सही, थोड़ा जोर से बोल। वेरी गुड, 86400। चेक आ रहा है अभी तक? बढ़िया। मतलब जिन्होंने देखो बाद में ज्वाइन किया उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी कि चेक आ रहा है क्या है, वो कभी किसी दिन फुर्सत में फिर से सुनाऊंगा। आपके एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86400। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। ठीक है, आई विल गिव यू स्टोरी बिहाइंड दिस। चलिए अभी बात करते हैं। दिस इज सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? G by r square. R is the distance between sun and earth. Does anyone in class know the distance between sun and earth? क्या बोलते हैं उसे? 1 astronomical unit. ठीक है, अपनी आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज आपने बाद में ज्वाइन इन किया है, बट भाई तुम लोग तो शुरू से करने वाले हो। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, वहां पे ना आपने 3 डेफिनेशंस करी थी, मैं फिर याद दिलवाता हूं। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इट इज 1.496 into 10 power 11, राइट? ठीक है, ये सारा डाटा याद नहीं भी होगा, देन इवन देन इट्स ओके।
बट बीइंग साइंस स्टूडेंट थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है। अच्छा यार, अर्थ और सन अर्थ से कितनी दूर होगा, चलो देख के आते हैं। नहीं, 1.5 into 10 power 11 अप्रोक्सीमेटली, याद करने की कोशिश करो। 1.5 10 power 11 मीटर, दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वहीं पे आपने 1 लाइट ईयर याद किया था। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। पारसेक पढ़ा था, पैरालैक्टिक सेकेंड। तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करूंगा। वापस आते हैं, चलिए। आई वाज जस्ट सेइंग, वी नो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट्स नॉट एन इशू। G m1 m2 upon r square, इसमें कैपिटल M is the mass of sun, let me write it as ms, and small m is the mass of earth, right? ये अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट शो करता है? This makes earth revolve around sun, right? तो मैं राइट साइड में क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ अर्थ इनटू दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं v स्क्वायर अपॉन r लिखूं या ओमेगा स्क्वायर इनटू r लिखूं। आप क्या सजेस्ट करते हो? v स्क्वायर अपॉन आर आपने कहा, ठीक है, चलो आपने जो कहा मैं उसको मना कैसे कर सकता हूं? v स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आपने जो कहा वो सही था या कुछ और सही था। तो m तो कैंसिल आउट हो गया, कोई इशू नहीं है। g पता है, r पता है, लेकिन v पता है कि अर्थ कितनी स्पीड से चल रही है? नहीं, फिर से प्रॉब्लम होगी ना। तो एक काम करते हैं, हम एक बार ना दूसरा फॉर्मूला यूज करके देते हैं, क्या पता बात बन जाए। m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय, थोड़ा सा इसमें क्विक हो जाओ, राइट सर? आर यू एंजॉयिंग द क्लास? वेरी गुड। सो ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। व्हाट इज टी हियर? टाइम पीरियड ऑफ revolution of earth, time period of revolution of earth that we just talked about। 1 year बोलने का मतलब 365 days मल्टीप्लाइड बाय 86400, इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। सो कमिंग बैक टू, आपने देखा कि अर्थ और सन को कोरिलेट करने वाली चीज हमारे पास ग्रेविटेशन है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी, ये फोर्स अर्थ को रिवॉल्व करवा रही है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी थी सर्कुलर मोशन के पॉइंट से एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर लिखने की। सो आई कैन सी वी की प्रॉब्लम फिर से रहेगी, सो आई गो फॉर ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी एंड टी इज समथिंग दैट आई नो, राइट? देखें फिर से, g ms m by r square becomes equal to this। ओमेगा को मैं 2 पाई बाय टी लिख देता हूं, यहीं पे चेंजेस कर देते हैं। सो द फॉर्मूला, सत्यार्थ सही है ना? m ओमेगा स्क्वायर r आना चाहिए था, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया, शाबाश। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, सो इट बिकम्स 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। नाउ सी, m gets cancelled, I am interested in calculating ms, so dear ms becomes equal to what? ये r स्क्वायर इधर जाके r क्यूब बनाएगा, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और साथ में ये g डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आई लीव ऑन यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप घर पे कर लेना इसे। 4 पता है, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, किसी को पता है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, डेसिमल में कितनी होती है? उसका स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 काउंट होता है। तो याद रखना, कभी भी कैलकुलेशंस के अंदर पाई स्क्वायर आ जाए तो आप अप्रोक्सीमेटली उसे कितना लिख सकते हैं? 10। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 लिखा, ये 10 आ गया। आर कितना बताया मैंने आपको? 1.5 इंटू 10 पावर 11, इसका क्यूब है। याद करो, याद करो, मतलब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना सा है? बस 1.5 इंटू 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय आप में से किसी को पता है सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है? आगे बोलो पूरा। कोई बात नहीं, कल तक की मोहलत देता हूं आपको, कल पूरा एग्जैक्ट याद करके आना, कितना लगता है बताना मुझे। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में चाहे नहीं आए, पर साइंस स्टूडेंट हो यार, मतलब जैसे बार बार नहीं कहते हैं इंडिया में तो देखो रे पड़ोसी ने नॉन मेडिकल ले रखे, मैं भी नॉन मेडिकल लूंगा, उस चीज से थोड़ा सा बाहर आते हैं। मतलब अगर नॉन मेडिकल या साइंसेस आपने ऑप्ट किया है तो एटलीस्ट इतना तो जान लो कि भैया जो हमारा एनर्जी सोर्स है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमसे कितनी तो दूर है, 1.5 10 पावर 11 मीटर दूर है, और वहां से यहां तक लाइट को आने में कितना समय लगता है? लाइट की स्पीड पता है? लाइट की स्पीड तो पता है। बोलो, कोई बात नहीं, कोई तो बता दो, कोई मेरी समस्या का निदान करो। लाइट की स्पीड कितनी है? हर्षित बता रहा है 3 into 10 पावर 8, नहीं क्या? 2.9999 10 पावर 8 होती है एग्जैक्टली। हम कितना बोल सकते हैं पर 3 into 10 पावर 8। क्यों परीक्षित? सिर्फ बातें मारने से मेरे भाई काम नहीं चलना। देखो
मतलब 10th में जो आपने लाइट पढ़ा था तो ये स्पीड तो बताई होगी, वो मैं मान लेता हूं कि आप पकड़ नहीं पाए लाइट को, ज्यादा तेज भागती है। सो 1.5 इंटू 10 पावर 11 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पावर 8, 3 5 जा 0.5 हो गया, 10 पावर 8 10 पावर 11 कितना बचा, 10 पावर 3, 10 पावर 3 ये कितना बन गया 500। 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर था, ये मीटर पर सेकंड था, तो आपके पास सेकंड्स आ गए 500 सेकंड्स। 500 सेकंड्स कितना होता है मिनट्स या आवर्स में, देखना जरा, 60 से डिवाइड कर दे, 60 से डिवाइड करते हैं तो भाई बोल, सही बोल रहा है तू, 6 8 जा 48, 20 बचा, 6 3 जा 18, तो 8.3 मिनट्स के आसपास सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट्स लगते हैं। गॉट दैट, याद रहेगा। यहां से आप एग्जैक्टली देखो तो कितना बचा था, 20 बचा था ना, तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स बोल सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली। कारण ये है कि ये 3 से थोड़ी सी कम होती है तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, बट दैट्स ओके। हाँ जी, आप भी सुन रहे हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, पर बीइंग साइंस स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अर्थ का मास लगभग कितना है, 10.24 के आसपास है। सन से अर्थ और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 है। और ऐसा पता होने के बाद ये चलना चाहिए कि सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, दैट्स 8.3 मिनट्स और 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। चलिए अब वापस चले, सन का मास देखते हैं। 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया और आर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी मतलब 365 डेज, सो इट्स 365 स्क्वायर। मोर ओवर यू नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, सेकंड्स मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूं, 86400 स्क्वायर, राइट, इंटू जी, जी कितना होता है 6.67 10 पावर -11। बस थोड़ा सा आइडिया ले लो जरा, बता दो मुझे, जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था ना, आप भी करो फटाफट। ट्राई टू टेल मी जस्ट द पावर, अप्रोक्सीमेट पावर, कि भाई ये मास 10 पावर 20 आएगा, 10 पावर 30 आएगा, 10 पावर 50 आएगा, कितना आएगा। करो करो, ऐसे नहीं बोलना, पर सॉल्व करके बताओ, बताएं बताएं, शाबाश। कोई बात नहीं, अब ट्राई कर लो। परीक्षित 24 तो अर्थ का आ चुका, आपको क्या लगता है अर्थ का और सन का मास सेम होगा, नहीं ना, देयर इज सम मिस्टेक। कोई बात नहीं, आई डोंट नो डिस्करेज फॉर दैट, जस्ट ट्राई, मे बी देयर इज अ मिस्टेक। 10 पावर, आरती आप सही कह रहे हैं, आई विल वेट। 48, एनीबॉडी एल्स, आप आदित्य हैं, आप अंशुल हैं, राइट, अच्छा सेंचुरी मारी, हाँ जी मैडम, बताओ अवनी, सॉल्व क्या कर भाई। मयंक तेरी कैलकुलेशन तो यार बहुत बढ़िया, मुझे पता है इस बात का। ओके 41, मैं भी ट्राई करूं साथ साथ, यहां पे देखिए जरा, 4 इधर है, 10 इधर से आ गया, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225, उसको फिर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, ये 3375, और 2 बार 3 बार डेसिमल आ जाएगा, तो 3.375, 3.375 इंटू 10 पावर 11 था, 10 पावर 33 आ गया, राइट, तो 24 तो सोच भाई तू बता कैसे रहा है ना। 365 का स्क्वायर करना है, तो 365 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 400 लेट कर लूं, क्योंकि 350 से ज्यादा है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, इसको अगर 400 कंसिडर कर लूं तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4 हो गया। यहां से देखिए जरा 86400, इसे अप्रोक्सीमेटली 9 कंसिडर कर लूं, 9 90,000 हो जाएगा, सो 9 का स्क्वायर 81 इंटू देखो 1 2 3 4 0 थी तो 10 पावर 8 आ गया, इधर 6.67 इंटू 10 पावर -11। अब क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं,
थोड़ा बहुत एक आध पावर ऊपर नीचे हो जाएगी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं 4 से ये 4 चला गया और ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 है, इसे मैं 4 जानबूझ के कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपने कुछ बढ़ा के यूज किया है, तो 4 गेट्स कैंसल्ड। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास 10 पावर 33। डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में 10 पावर 4 और 10 पावर 8, 10 पावर 12 हो गया, 10 पावर 12 और ये 10 पावर -11, कितना बचा 10 बचा। इस 10 की वजह से आप एक काम करो, 81 को अप्रोक्सीमेटली 100 मान लो। 81 अगर 100 है तो ये 1000 हो गया और इसे 10 मान लेता हूं, ये 10 आ गया। तो कितना बना देखना 1 1 2 3 4, 4 पावर आ गई। तो हमने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन कर रखा, तो मैं एक काम करता हूं 10 पावर 3 मान लेता हूं इसे। अगर ये 10 पावर 3 था तो कितना बचा 10 पावर 30, राइट। सो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सन का मास अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 30, गॉट इट। चलिए फाइन। अर्थ का मास कितना है अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 24 और सन का मास अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 30। याद रख पाएंगे आराम से, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी याद रहेगा, लाइट की स्पीड भी याद रहेगी, सन से अर्थ तक पहुंचने का टाइम ऑफ लाइट भी याद रहेगा, है ना, तभी मजा है, नहीं तो ये सब करवाने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए आप बस डायरेक्टली 10 पावर 30 लिख के छुट्टी कीजिए कि 10 पावर 30 हो गया। आगे देखें हम, अब वो पार्ट कर रहा हूं जो स्कूल एग्जाम में श्योरली आएगा। लिखिए जरा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, विद हाइट। मैं एक बार अटेंडेंस कर लेता हूं साथ साथ, लिखिए आप तब तक, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो आपको क्या लगता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो व्हाट वुड हैपन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अर्थ का इफेक्ट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, जितना दूर जाएंगे डिक्रीज होगा, तो जी की वैल्यू भी रिड्यूस करती जाएगी, दैट्स इट। सो लिखे जरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस on going above the surface of earth, going above the surface of earth। ये बनाइए मेरे साथ, center of earth, consider an object on the surface, then draw like this, ये height h है, ऑब्जेक्ट को यहां पे कंसिडर कर लीजिए, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, बस इतना बना लीजिए। This is center O, mass of earth is m, radius of earth is r। अब लिखिए, considering mass and radius of earth, considering mass and radius of earth as capital M and capital R, as capital M and capital R, हो गया, comma acceleration due to gravity on the surface of earth, acceleration due to gravity on surface of earth। आप लिखें G is equal to G M by R square, is it? ये एक्सप्रेशन तो अच्छे से याद हो गया हमें कम से कम। ऑन द सरफेस इट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा अगर आप एच हाइट ऊपर चले गए तो कैपिटल जी तो चेंज होता नहीं है, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं करेगा, व्हाट चेंजेस इज डिस्टेंस आर प्लस एच, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो लिख दीजिए, लिखिए, एट हाइट एच अबव द सरफेस, एट हाइट एच अबव द सरफेस, उसे हम जी एच लिखेंगे। ये एच क्या है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच। सो जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर, जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर।
ठीक है, डन है। अब क्या करें, GH बाई जी, हम ये देखना चाहते हैं कि G की टर्म्स में GH क्या बनेगा। जैसे अर्थ के ऊपर आपको वैल्यू पता है 9.8, अगर आपको पता लग जाए भाई एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके हाफ हो जाती है तो आइडिया लग गया ना। सो हमें कंपैरिजन तो G से ही करना पड़ेगा। सो लिखे GH बाई जी इज इक्वल टू, लेवल ध्यान से देखना, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो डियर दोनों में GM न्यूमरेटर में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, दिस अपॉन दिस किया आपने तो ये चीज डिनोमिनेटर में आएगी और ये चला जाएगा घूम के न्यूमरेटर में। नंदेश आपको क्लियर है? सो देखें, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। सी हर किसी का अपना कैलकुलेशन का मेथड होता है, राइट, इसलिए मैं आपसे इस तरह से डिस्कस करता हूं। GH बाई जी जब आपने किया तो GH का डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ गया और G का डिनोमिनेटर घूम के ऊपर चला गया। सो दैट्स व्हाई इट इज आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करें, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, लिखिए शाबाश। GH बाई जी बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन R plus H by R whole square. Just see what changes are we doing sequentially. I have divided numerator as well as denominator by R square. So this becomes R square by R square 1, and dividing it by R square simply means you take this R inside square. So R plus H by R whole square. Done? फिर देखें, can be written as 1 upon 1 plus H by R whole square. Expression comes out to be GH is equal to G divided by 1 plus H by R whole square. ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है ताकि इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके। तो पहले तो आपने लर्न किया स्मॉल g इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। अब बारी आ गई है ये समझने की जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई वैल्यू ऑफ स्मॉल g कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आप जितना किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे उसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। आपने यूज किया आर के प्लेस पे आर प्लस एच, अल्टीमेटली क्या मिल गया, देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, दैट गिव्स यू 1 अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर, अल्टीमेटली जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर क्लास ऑफ करते हैं, अभी है 2 मिनट। लिखिए, calculate acceleration due to gravity. Calculate acceleration due to gravity at a height equal to radius of Earth. At a height equal to radius of Earth. So I'm trying to give the easiest possible statement. आपके पास h की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई, r. सॉल्व करो, आंसर करो। Acceleration due to gravity at a height equal to radius of Earth. Nandesh, I want you to solve this question. Come on. Statement clear हुआ? कितनी हाइट पे जाना है? R equal to radius of Earth. ठीक है? बोला करना आगे से। कितनी हाइट पे जाना है? R के इक्वल। फॉर्मूला देख कौन सा यूज करना है? डायरेक्टली ये वाला याद होना चाहिए, बार बार देख के नहीं लिखना हम लोगों ने। GH is equal to G upon 1 plus H by R whole square. Just put H is equal to R. So how much is GH now? It becomes equal to G upon 1 plus R by R कितना हो जाएगा? 1. So 1 plus 1 square. So that's simply G by 2 square. That is G by 4. It becomes 1/4. आप अगर हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पे चले गए तो वहां पे ग्रेविटी कितनी रह जाएगी? G by 4 रह जाएगी। क्लियर हुआ? जी कितना है? 9.8, 9.8 बाय 4 हो जाएगी। लिखो शाबाश, करो कंप्लीट इसे। ये आपकी नोटबुक्स में होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो यहां है अगर नहीं लिखा तो जाने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट हाइट above surface of earth, height above surface of earth where acceleration due to gravity reduces by 36%. Acceleration due to gravity reduces by
36%, जितना अर्थ के सरफेस से है उससे 36% रिड्यूस कर गया। आपके पास 100 रुपीज है, वो 36% रिड्यूस हो गए तो कितने बन गए? 64। बिल्कुल सही। आपके नहीं रिड्यूस हो रहे क्या? कैलकुलेशन किया करो, मेरी बात को समझो, इसको प्रेशर लिया करो, थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर लिया करो, क्योंकि आप फिर जब बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम होता है तो पेरिश क्यों कर जाते हैं? क्योंकि आप प्रेशर लेना नहीं चाहते। टेकिंग दिस प्रेशर पॉजिटिवली विल इंप्रूव यू, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए फिर से, आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से अगर 36 को कम कर दिया जाए तो कितना रह जाएगा? 64। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, by 36%, so it becomes 64%। लिखे शाबाश। धनंजय का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। इधर से किसी ने सॉल्व किया तो बताएं मुझे, जल्दी करें, जल्दी कीजिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करते जाइए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हमें कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, सो इट बिकम्स 64%। हर कोई समझता है इस बात को, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स जो जी एच बना वो 64% ऑफ जी बन गया। क्लियर है चीज? मतलब 64% बचा है ना, सो 64 बाय 100 इंटू जी। अब देखिए जीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है? जी अपॉन, बोलो शाबाश, 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। मतलब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं क्लास में कोई और बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यू एंड मी, जस्ट दैट कनेक्शन इज गोना इंप्रूव थिंग्स। जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 64 बाय 100 इंटू जी। ठीक है, जी गेट्स कैंसल्ड। आई सजेस्ट नोट टू रिड्यूस दिस, इसको एक दूसरे से रिड्यूस मत करना। क्यों? आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करोगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना और 64 का कितना, वो आपको डायरेक्टली पता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ इतनी सी बात है। तो देखिए आगे, अब अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर बिकम्स इक्वल टू 8 बाय 10। अब रिड्यूस कर सकते हो 8 बाय 10, सो 2 4 जा 2 5 जा, दैट मीन्स 1 प्लस एच बाय आर बिकम्स इक्वल टू, दिस बिकम्स 5 बाय 4। पलट दो इसे, सो दिस इज इक्वल टू 5 बाय 4। So h by r becomes equal to 5 by 4 minus 1, कितना हो गया? 1 by 4। So h becomes equal to r by 4। ठीक है, बिल्कुल सही है धनंजय, आपका आंसर 1600 किलोमीटर। h बन गया r by 4, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर, डिवाइड बाय 4 किया तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो जिनको न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनानी है, मजा आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये डाटा आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? जैसे मैंने आज आपको मास ऑफ अर्थ के बारे में बताया, मास ऑफ सन के बारे में बताया, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से एक्सप्रेशन इसमें हेल्प करते हैं। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहले सॉल्व किया कि किस हाइट पे, अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जी बाय 4 हो जाती है। अब यहाँ पे आपने सॉल्व किया 36% रिडक्शन लेके आनी थी, यानी 64% बची है, तो 64% बचे। नंदेश यहाँ ध्यान से देखते जाना भाई, 64% बची तो जी एच इज इक्वल टू 64 बाय 100 इंटू जी, राइट? इतना तो क्लियर है ना? ये आ गया। अब जी एच का एक्सप्रेशन क्या था? जो फॉर्मूला था, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू दिस, जी गेट्स कैंसल्ड। अब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर रूट किया जाए, स्क्वायर रूट किया तो कितना हो गया यहाँ पे? 8 बाय 10, दैट गेट्स 4 बाय 5। इसे पलटना है तो 1 plus h by r becomes equal to 5 by 4. 1 goes to that side, gets subtracted, get me 1 by 4, h is equal to r by 4. R is 6400 kilometer, so it becomes 1600 kilometer. That's it. Fine? Hope it's clear. अच्छा एक चीज और मैं बोलता हूँ, चलो आप लोग तो ऑनलाइन हो, आपको तो क्या कहना है, यहाँ जितने बैठे हैं, see I will try to observe you, और अगर मैं किसी का नाम बोलकर कुछ कहता हूँ तो don't take it the wrong way, मैं क्योंकि आपको इंप्रूव करवाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ हेल्प की जरूरत है, राइट? उसका पॉजिटिव ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप एक पॉजिटिव आंसर दे मुझे, यस सर आई हैव डन, यस सर आई एम इंप्रूविंग, राइट? सो चीजें और मजे से चलेंगी। जैसे मयंक है, आता है मुंडी नीचे करके बैठ जाता है, क्रिश से 2 बातें करता है और चला जाता है, नहीं कैलकुलेशंस करता है, ठीक है शाबाश। चलिए थैंक यू वेरी मच।